क्रिप्टो लाइव में आपका स्वागत है। एक खास कार्यक्रम जिसमें हम लेकर के आते हैं कॉइनडिसेक्स की सहयोग से। कॉइनडिसेक्स देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंज, और ये शो देश का पहला ऐसा लाइव शो जो कि बात करता है क्रिप्टो करेंसीज पे, उसके ट्रेडिंग पे, उसके इन्वेस्टमेंट पे, उससे जुड़े हुए बहुत सारे व्यापार हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी कंपनी, कैसे वो टेक्नोलॉजी काम करती है, ब्लॉकचेन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं एक्सपर्ट्स की सहायता से। एक खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और उनके पास चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे देखते हैं क्रिप्टो के बाजार को। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं राहुल सिंह सिरोही जी। राहुल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज शो में, क्रिप्टो लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राहुल जी, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ। हेलो। हाँ राहुल जी, आपको आवाज़ मिल रही मेरा है? हाँ जी जी। हाय सर, हाउ आर यू एंड हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मेरी आवाज़ आ रही है। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका सफ़र कब से शुरू हुआ क्रिप्टो करेंसीज का। ओके। एक्चुअली सर, माय नेम इज राहुल सिंह सिरोही एंड दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद से। बेसिकली क्रिप्टो इंडस्ट्री में मेरा सफर सन 2011 आप कह सकते हो। फर्स्ट टाइम मार्च अप्रैल के आसपास मैंने अपने मलेशियन फ्रेंड्स के थ्रू, प्रॉक्सी सर्वर्स के थ्रू उन लोगों को पता चला था और मैं उस टाइम पर फॉरेक्स वगैरह पर काम करता था। तो उन लोगों ने मेरे को इंटीमेट किया इसके बारे में कि सर आप इसको एनालिसिस करिए कि ये एक्चुअली है क्या चीज़, और मार्केट में बहुत तेज़ी से अप डाउन फ्लक्चुएट हो रहा है और थोड़ा सा पेमेंट के रूप में लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, बट समझ में नहीं आ रहा। आप फॉरेक्स वगैरह करते हैं, स्टॉक पे काम करते हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकल आइडिया लगा सकते हैं। तो तकरीबन वही है, एक कॉमन क्रिप्टो की एक कहानी है कि जो भी पहली बार सुनता है उसे रिजेक्ट करता है। तो आई ऑल्सो रिजेक्टेड इट, और तकरीबन मैंने उसे 5 से 7 महीने तक रिजेक्ट किया है। वो हर महीने मुझे बोलता था, हर महीने मैं रिजेक्ट कर देता था, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव लॉट ऑफ वर्क्स इन फॉरेक्स। और आप जानते हो ट्रेड स्टॉक्स में बहुत अच्छा काम जब चल रहा हो तो नॉर्मल आदमी दूसरी नई चीज़ पे आप जल्दी डालता नहीं है। तो अनसर्टेनिटी आप ये मान के चलो कि एक हर ईयर का एक बुल रन होता है। तो उस टाइम पर फर्स्ट एक टाइप का बुल रन, जबकि वो स्ट्रैटेजी था, मार्केट में ऐसा कुछ सच ज़्यादा नहीं था, बहुत कम लोग थे, लेकिन 10 से 15 गुना की ग्रोथ मैंने नवंबर में देखी। अक्टूबर में मैंने जो प्राइस देखा था उससे 12-15 गुना ऊपर मैंने नवंबर में एक झटके में। उस दिन मेरा माइंड थोड़ा सा इसके ऊपर गया कि एनालिसिस की जाए कि एक्चुअल में ये है क्या चीज़, ये कर क्या रही है, काम क्या करता है। तब उस पर मैंने एनालिसिस अपनी स्टार्ट की थी, और आप ये लगाइए तकरीबन तकरीबन 4-5 महीने लगे। थोड़ा सा इजी मेरे लिए ये रहा कि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड IT से, और मेरी एजुकेशन भी उसी से है, तो थोड़ा सा समझने में आसानी हुई और काफ़ी कुछ उसके बारे में समझा। तब से तकरीबन आज 8 साढ़े 8 साल हो गया है इसी इंडस्ट्री में हूँ, और कंटिन्यूअस धीरे धीरे 2014 के बाद से तो आप ये लगा लीजिए मैंने फॉरेक्स स्टॉक सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि जो ट्रेडिंग का और एनालिसिस का और वर्किंग का, और सबसे बड़ी चीज़ है इस पे अर्निंग का पोटेंशियल जो क्रिप्टो के ऊपर, अगर आप एजुकेशन के साथ आते हैं तो इससे बढ़िया मार्केट फिलहाल, क्योंकि मैंने तीनों मार्केट पे काम किया है, स्टॉक पर भी किया है, फॉरेक्स पर भी किया है, यहाँ भी किया है, इसमें मुझे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दिखता है। और यहाँ एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहाँ पर एक आम आदमी, लेमैन, अगर वो किसी को फॉलो करता है और उसकी एनालिसिस को, उसकी रिसर्च के ऊपर अगर वो अपना कुछ भी इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ 100 रुपये भी कितने टाइम्स कन्वर्ट हो जाएगा वो सोच नहीं सकते आप। और ये साबित बिटकॉइन कर चुका है पिछले 10 सालों में। 10 साल पहले जिसने 100 रुपये लगाए थे और केवल अगर होल्ड कर दिया उसने 10 साल के लिए, तो आप समझिए आज की डेट में उसकी क्या कैलकुलेटिव है। तो ठीक है, तो इट इज़ द पावर ऑफ क्रिप्टो इंडस्ट्री। राहुल जी, आप उन गिने चुने लोगों में से हैं कम से कम इस देश के अंदर में, जिन्होंने जिसमें कि 6,000 भी देखा है बिटकॉइन और 60,000 भी देखा है। सर मैंने उससे नीचे भी देखा है। उससे नीचे भी देखा है, ठीक है। मैं तो 5-7 साल की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप 5 उससे भी और पीछे तक आप गए हैं, क्योंकि आप 10 साल पहले आपने शुरुआत करी है। तो लेकिन इस देश के अंदर में जो शुरुआती दौर में सबसे पहले, और आप जो कह रहे थे कि उस समय लोग
बहुत ही इसको रिजेक्ट करते थे और आपने 5-7 महीने तक रिजेक्ट किया है। आज भी हम इस शो को इसीलिए करते हैं और इस शो के माध्यम से हम कोशिश करते हैं लोगों को समझाने की कि इसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, और आज भी उतना ही मुश्किल है लोगों को कन्विंस करना, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि ये एक तरीके का डिजिटल एक तरीके का एसेट क्लास है, डिजिटल है लेकिन एसेट क्लास है, और इसके अंदर में निवेश किया जा सकता है, करना चाहिए। और सरकार को भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शो के माध्यम से। राहुल जी, आपका उसके बाद का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने इसके अंदर में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स के अलावा, ये तो एक तरीका है कि जो किसी तरह दूर से निवेश करके और उसके अंदर में हम बैठ करके चार्ट को देखते रहें और इंतजार करें और पैसे बढ़ते हैं, या जब जब स्ट्रेटेजी कुछ बनानी की और कब खरीदना है कब बेचना है, वो तो एक साइड है। लेकिन इसके अलावा जो इसका बिजनेस साइड है, यानी इसका टेक्निकल साइड है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने उस पर भी काफ़ी काम किया है और आपकी कंपनी उस पर भी काम करती है, ब्लॉकचेन के अराउंड काम करती है। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और उसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स आपने किए हैं और क्या उसका रिजल्ट रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर एक्चुअली क्या है कि जैसे मैंने अभी बताया, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है और मैं थोड़ा सा डेवलपर कोड पे भी काम करता हूँ। पहले मैं वेब डेवलपमेंट पे काम किया करता था और काफ़ी कोडिंग्स वगैरह पे काम किया है। PHP पे है, C पे है, जावा पर है, पर है, पाइथन पर है। मतलब जो कॉमन आज की डेट में टोकन्स डेवलपमेंट में कुछ हो, तो एक बिटकॉइन के बाद जब इथेरियम POS जो अब एक मार्केट में आया, तो वहाँ से इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा मिला कि आप अपना वेरी हैवी मशीन्स और उसके बिना लगाए भी और हैवी इन्वेस्टमेंट किए बिना भी एक डेवलपर जो कोडर्स होते हैं वो भी अपने टोकन्स एंड कॉइन्स को क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ से जो एक क्रिप्टो की मार्केट है वो ड्रास्टिकली बहुत तेजी से मूव हुई है और बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपर्स को एक ऑप्शन क्रिएट हो गया है, एक पोटेंशियल कि आप केवल ट्रेड के यहाँ पर अर्निंग नहीं कर सकते हो, इसके अलावा आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं कि पोटेंशियल है मार्केट के अंदर कि आप अपना एक करियर सेट कर सकते हो। लोग जैसे आज की डेट में करते हैं न्यूज़ इंडस्ट्री में, सबसे पहले या तो वो सर्टेन यूट्यूब चैनल को देख लेते हैं तो आइडर हाइट पर चल रहे हैं और कोई भी मेमे कॉइन्स या XYZ किसी पर भी एंटर कर जाते हैं विदाउट एजुकेशन। तो मेरा एक बहुत सिंपल सी लाइन होती है कि बिना सीखे तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते। तो इतनी बड़ी एसेट इंडस्ट्री के अंदर आप एंट्री कैसे ले सकते हो? तो आपको सबसे पहले आप चाहे 100 रुपये इन्वेस्ट करें, चाहे कितना भी इन्वेस्ट करें, ये आपकी कैपेबिलिटी है, बट उससे पहले एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। बिना एजुकेशन के इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल इंडस्ट्री है, यहाँ पर केवल आपके चार्ट और एनालिसिस और पूरा बेयरिश मार्केट ये सारी चीज़ें नहीं चलती है, तो एक ग्रेट पार्ट है जो इसके पीछे का फंडामेंटल वो बहुत बढ़िया काम करता है। और बहुत सारे फर्स्ट सिनेरियो भी आते हैं कि लोग तो जैसे एक अच्छी चीज़ को देखकर खराब चीज़ भी मार्केट में आती है। तो जब तक आप एजुकेट नहीं होंगे, आपको नॉन फंडामेंटल कॉइन्स, मेमिक कॉइन्स का डिफरेंस फंडामेंटल्स के साथ आप नहीं कर पाओगे, नहीं पता चल पाओगे। ब्लॉकचेन क्रिप्टो इंडस्ट्री की एक रीढ़ की हड्डी है। एक मेरा बहुत बेस एग्जांपल होता है कि अगर आपके घर में गाड़ी है, उस गाड़ी को चलाना है तो पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ेगी। पेट्रोल और डीजल जो होता है वो आपका कॉइन और टोकन, लेकिन गाड़ी जो है वो ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन चलती टोकन से है या कॉइन से चलती है, छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है कॉइन एंड टोकन्स में। जिसकी खुद की अपनी ब्लॉकचेन है वो फंडामेंटल कॉइन होता है, और जो दूसरे की ब्लॉकचेन पे अपना टोकन डेवलप करता है, दैट्स द टोकन। बस ये डिफरेंस है, बाकी ऑल फंक्शन फंडामेंटल और ऑल थिंग्स आर सेम। तो ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और अगला फ्यूचर जो है धीरे धीरे आप वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस देख रहे हैं। मैं एक लीगल एंट्रिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ कि जो काम पहले आपका डिजिटलाइजेशन में हुआ था आज से 20-30-35 साल पहले, जब कंप्यूटर जनरेट हुआ, इंटरनेट की दुनिया आई, इंटरनेट ऐसा मार्केट में वाइब्रेंट हुआ कि लोगों के पास आज के डेट में एक छोटे से फोन के अंदर भी इंटरनेट चलता है। तो बेसिकली आगे की जो दुनिया आने वाली है वो ब्लॉकचेन कनेक्ट कर रही है। इट इज ना इंटरनेट 2.0, आप इसको सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझ सकते हैं। इसका कोई बैरियर नहीं है, इसको कोई ब्रेकआउट नहीं कर सकता है। आपके पास में चाहे फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, चाहे आप जॉब पर जाना चाहते हो, या आप कोई भी सेक्शन इस पर चूज कर सकते हो। फ्यूचर
ब्लॉकचेन के ऊपर है और इसके ऊपर बहुत सारी एंटिटीज काम कर रही है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स डेवलप किए जा चुके हैं, चाहे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे आपके डेफीज है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के, चाहे आपके आजकल बहुत 2021 में फेमस हुआ है एनएफटीज, नॉन फंजिबल टोकन्स। वैसे ही आपके बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आनी है और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो इसके ऊपर काम कर रही हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स को स्टडी करना से बहुत जरूरी है। इट इज़ द बेसिक थिंग। जो मेरा जितने भी व्यूअर्स हैं, जो लोग भी देख रहे हैं, उनके लिए बेसिक स्टेप है कि सबसे पहले रीड फंडामेंटल्स। सबसे पहले फंडामेंटल्स, और क्रिप्टो के अंदर में भी फंडामेंटल्स होते हैं। तो ये एक मिथ है, एक भ्रांति है जो आपको लगता है कि क्रिप्टो सब कुछ हवा में है और यहाँ पर किसी कॉइन के पीछे कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। हर कॉइन, हर टोकन के पीछे में कोई कंपनी होती है, कोई वाइट पेपर होता है, कोई लीडर्स होते हैं, कुछ एक टीम होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कुछ ना कुछ तो उसके पीछे वो एक कॉन्सेप्ट होगा, एक फंडामेंटल। ठीक है। राहुल सर, आप एक चीज़ पे आप बात कर रहे थे अभी, एक हल्का सा आपने मेंशन किया, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप उसके एक बड़े एक्सपर्ट हैं, डीफाई के, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। क्या होता है ये और इसको हम कैसे समझें? अगर सरल भाषा में आप हमारे दर्शकों के लिए समझा सकें। सर, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को आप इसको बेसिक तौर पर अगर हम इसको समझना चाहें, आप ये मान के चलिए एक कंपनी है, एक कंपनी का डाटाबेस कोई भी काम कर रहा है, वो आपके एक सेंट्रलाइज फॉर्मेट पे काम करता है, चाहे वो एक बैंकिंग गवर्नमेंट सिस्टम हो, चाहे वो थर्ड पार्टी एसेट्स में ट्रांसफॉर्मेशन का सिस्टम हो, चाहे कंपनी छोटी सी ऑपरेट हो रही हो, चाहे अंबानी की कंपनी ऑपरेट हो, XYZ पूरी दुनिया का जितना भी इंस्टीट्यूशंस, जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर सब काम करता है, वो सेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करता है, तो सेफी कहते हैं, सेंट्रलाइज फाइनेंस। ये सारे सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर एक क्लोजर होता है जो पूरा का पूरा जैसे कहना चाहिए कि वर्कआउट, मतलब पावर, एक एडमिन कंट्रोल तो उसके ओनर्स के पास जो उसकी एंटिटी होती है जिसके लिए पूरा एक सिस्टम बिठाया जाता है, वो काम करता है। यानी कि एक लेमैन लैंग्वेज के लिए आप आंसर समझिए कि अगर आप एक बैंक में जाते हैं और मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है और आप मेरे बैंक में जाकर मेरे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है आप नहीं पता कर सकते। ये बहुत सिंपल सा एक इसका जवाब है। डेफीज क्या है? डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। ये पूरा का पूरा काम करता है डिसेंट्रलाइज ओपन लेजर। आप सिंपल सी जिसके हिंदी भाषा है, यानी सब कुछ दिखता है, वो खाता जो सब कुछ दिख रहा है। यानी अगर आप मेरा एड्रेस, मेरा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपके पास है और वो अगर आप मेरा टोकन कवर्ड डेवलपमेंट कोड देखेंगे, चाहे मेरा सेकेंडरी ब्लॉकचेन पर डेवलप किया हो, चाहे इधर पर ट्रॉन पर, बीएनबी पर, किसी पर भी, या मेरा खुद का डेवलप है, तो उसके पर्टिकुलर स्टार्टअप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है। आप उसको निकालिए, उसके एक्सप्लोरर में डालिए, मेरा A to Z कितना फंड पड़ा है, कितना मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, कितना वर्क किया है, क्या उस पर वर्किंग हो रही है, वो सारा सब कुछ आपको ओपन टू दिख जाएगा। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जो इस सेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती ही होती है, बिना उसके पूरा सिस्टम चलता ही नहीं है। चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई कंपनी खोलेंगे, अगर आप पेमेंट ऑप्शंस रिसीव करना चाहते हैं किसी थर्ड पार्टी मर्चेंट के थ्रू, तो आपको कोई ना कोई पेपर अटैच करना पड़ेगा। जबकि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में डायरेक्ट पीयर टू पीयर सिस्टम होता है। इट इज नॉट जस्ट ओपन लेजर। इसके अंदर आज की डेट में A to Z सारा काम है। हर चीज में सर देखिए, जब भी कोई चीज स्टार्टअप होती है तो उसके पहले माइनस पॉइंट होते हैं, धीरे धीरे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, तो उसका वर्कआउट होता है, तो आगे उसके ऊपर मार्केट सिनेरियो क्रिएट होता है, एक कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग करती है उसको, उसके बाद उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी आते हैं मार्केट में। लोग सबसे पहले पॉजिटिव ना देखकर नेगेटिव पहले देखते हैं, जबकि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हर चीज का इन फ्यूचर में सॉल्यूशन है। एवरीथिंग विल बी डाइवर्सिफाइड इनटू डिफाइंड। ठीक है, लेकिन इसको अगर मैं एक और इसके अराउंड एक जो बातचीत होती है इसी में मैं जोड़ रहा हूँ कि क्या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का मतलब मैं ये भी समझ सकता हूँ कि ये एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम है, अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, तो जहाँ पे आरबीआई का काम खत्म हो जाता है? सर देखिए, ये मैं मतलब एग्जैक्टली मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में जवाब थोड़ा सा ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं देता हूँ, क्योंकि देखिए सर, मेरा एक सिंपल सा काम है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट उसके ऊपर देख रही है, और क्रिप्टो करेंसी इतनी इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है
कि हर कोई उसको बहुत आसानी से समझ सके। एक्चुअल में ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन का, इसको अगर आप ढंग से समझें, तो जितने यंगस्टर्स हैं, उनको बहुत तेज़ी से समझ में आती है, एक्सेप्ट उनको कि जो बहुत ज़्यादा 40 प्लस 50 प्लस हो चुके हैं। वो फर्स्ट डिनाय करते हैं और उसको रिजेक्शंस में जल्दी जाता है। उसके साइड और फ्यूचर के पर्सपेक्टिव जो पॉजिटिव हो सकते हैं, वो ठीक उनको उन चीज़ों ठीक पे है जल्दी दिखाई नहीं देते। राहुल जी, मैं समझ रहा हूँ कि इसके साथ में समस्या क्या है, इस सवाल का सीधा जवाब देने में क्या परेशानी है और क्या नहीं, लेकिन मैं उसको वैसे लेता हूँ कि क्यों मतलब ये है और इसमें कोई खराबी नहीं है। एक समय था, एक ज़माना था जब हम बैंक में जाते थे और पैसे निकालने होते थे, चाहे वो अपने ही खाते से पैसे निकालने हों, जब तक वो मैनेजर साइन नहीं करता था, आपके खाते से पैसे आपको नहीं मिलते थे। आप खुद भी अपने खाते से पैसे बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। निकाल सकते थे। आज वो यस, 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 जी, यस। और आज की तारीख में मैं अपने फ़ोन से एक केवल अंगूठा लगाता हूँ या एक कुछ बटन दबाता हूँ, एक आपका फ़ोन नंबर डालता हूँ और मेरे खाते से पैसे निकल कर के आपके खाते में भी चले जाते हैं। और इसमें कोई मैनेजर नहीं है, कोई बीच का ऐसा कुछ अप्रूवल नहीं, कोई ऐसी चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं इस तरीके से समझता हूँ कि अगर यही चीज़ हो रही है और एक तरीके से अगर इसमें आरबीआई का काम कम भी हो जाता है या खत्म भी हो जाता है, तो उसमें बुराई कुछ नहीं है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी इस तरीके से एक सुविधा दे रही है जो कि फुल प्रूफ है। अगर मेरा पैसा आज की तारीख में मैं किसी गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई किसी भी माध्यम से अगर मैं अपने अकाउंट से या किसी भी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसमें अगर एक किसी मैनुअल इसमें किसी इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, तो कोई खराबी नहीं है। तो क्या इसी तरीके से मैं ना समझ लूँ कि ये डिसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस भी इसी तरीके से काम करने वाला है? सर देखिए, इसमें मैं आपको एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देता हूँ, कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ सोच नहीं रही है, आरबीआई नहीं सोच रही है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले पीएमओ ने ई-रूपी स्टार्ट जी, किया है जी, और उसका बहुत अच्छा, मेरे पास काफ़ी क्रॉस क्वेश्चन्स थे कि इज़ द ई-रूपी सीबीडीसी, क्योंकि सीबीडीसी का भी ज़िक्र हो रहा था, तो उसी चक्कर में लोगों ने समझा कि शायद ये वही प्रोस्पेक्टिव आ गया है मार्केट में, या उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि ये रुपये शायद गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी, बट दैट इज़ द डिफरेंट। वो उन्होंने एक, आप समझिए कि पूरा का पूरा फिज़िकल वाउचर सिस्टम को पूरा का पूरा डिजिटल कर दिया, ए टू ज़ेड। जब इंस्टीट्यूशन के उस लेवल पर गवर्नमेंट एक स्टेप आगे डिजिटलाइजेशन पर जा रही है, तो क्रिप्टो के ऊपर भी काफ़ी हद तक उसमें पॉजिटिव सेंस में सोच रही है, डिस्कशन हो रहा है और उसके लिए काफ़ी ओपन डोर जैसे सैंडबॉक्स के थ्रू कमिटी डिसाइडेड है और उसके साथ काम कर रही है। उसका डिस्कशन होता है, काफ़ी अच्छे लोग हैं। कभी-कभी स्पेस में हम लोग भी कनेक्टेड होते हैं, उनकी बातें सुनते हैं कि क्या आगे ग्रोथ चल रही है। बट इट इज़ इंडिया एंड यहाँ डेमोक्रेटिक है, तो सर टाइम तो लगेगा। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, चाइना की तरह तो है नहीं, ये मोनोपोली अपनी चलती है और सब कुछ ब्रेक डाउन कर दो, गूगल भी अपना बना दो, बायडू भी अपना बना दो, सब कुछ। तो इंडिया के अंदर सर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इंडिया में जो आएगा सर वो बहुत अच्छा आएगा। ये ये मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ। इंडिया के अंदर एक जो मॉडल क्रिएट होके आएगा, वो टाइम लगेगा, बट एक बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि काफ़ी यंगस्टर्स भी इसके साथ हुँ। अब पार्लियामेंट्री सेशंस के अंदर जो हाँ, एडॉन किया है ना इन्होंने, मुझे बहुत अच्छा पॉइंट कि बाहर की। जी, तो मुझे राहुल जी इसमें एक यही समस्या, केवल समस्या क्या है, एक मतलब इस सिनेरियो के अंदर में एक जो एक चीज़ है, वो एक एलिमेंट ये भी है कि क्योंकि ये युवाओं से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है और युवा थोड़ा-सा एजाइल होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, उन्हें ये चाहिए होता है, वो जल्दी चाहते हैं, रिजल्ट्स चाहते हैं, उनके लिए उनके पास पेशेंस की एक मेजर कमी होती है। तो इसलिए उन्हें लगता है कि इस पे जल्दी से कुछ हो जाना चाहिए और ये जिस तरीके का विषय है वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो सबके लिए है, सरकार के लिए भी है और सरकार उस पे काम करेगी और बिल्कुल, धीरे-धीरे कर रही है, तो उस पे भी उनको वो एक वो लीवे एक वो देना चाहिए हमें, लोगों को भी कि हाँ, ठीक है कि थोड़ा समय लग रहा है, तो लगने दीजिए और ऐसा नहीं कि केवल यहीं पे लग रहा है। मुझे दुनिया का कोई भी एक एग्ज़ाम्पल दीजिए कि जहाँ पे ये चीज़ें तुरंत हो गई, तो ऐसा कहीं नहीं हुआ। जिन कंट्रीज़ ने इसको इस्तेमाल किया है, अभी बड़े-बड़े कंट्रीज़ हैं जो हमसे बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, वो भी अभी तक इस तरीके से कुछ डिसीज़न नहीं ले पाई हैं या बहुत स्ट्रॉन्गली चीज़ों को वो नहीं किया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि यूएस में सब कुछ बहुत आसान है या बिटकॉइन से जाकर के आप उसमें सब काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी ये अभी स्थिति वैसे ही चल रही है, हर देश में है। हमारे यहाँ भी है, बिल्कुल, हमने बिल्कुल, शुरू बिल्कुल। कर दिया, अगर हम उस लाइन पे आ गए, उस ट्रैक पे आ गए, तो वो अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है, तो उसको हमें उसी दिशा में लेना चाहिए। बिल्कुल। सर या आई एग्री फॉर दैट, बिकॉज़ जो लोग थोड़ा-सा क्रिप्टो की न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, पढ़ते हैं, तो अभी वो विदिन लास्ट वीक में न्यूज़ आया है यूएस के अंदर जो एसईसी ने अपनी
एंड आईआरएस की गाइडलाइंस के थ्रू जो एक्सचेंजों से डाटा मांगा था, तो 10% भी डाटा जो एज पर रेगुलेशन होना चाहिए वो उनके पास नहीं था। तो उनको पूरा का पूरा असाइनिंग दे दिया गया है कि क्या क्या चीज की लिमिटेशन होनी चाहिए, जैसे इंडिया में चल रहा है। तो एग्जैक्टली अगर लोग सोच रहे हैं कि यूएस सब कुछ कर चुका है और नहीं है, तो वो ऑन द पाइपलाइन है, बस वो एक स्टेप हमसे बस आगे है, ये कह सकते हो आप। बट इस चीज के लिए जो हमने कहा कि कभी कभी कुछ चीजें लेट होती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं रही है। अब ये है कि कुछ चीजों की न्यूज, जैसे आजकल सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है न्यूज का, लोग ज्यादा करते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉपर न्यूज चैनल का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग सिंपल सादी न्यूज़ों को पढ़ के और उसका मार्केट इम्पैक्ट रॉन्ग कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा गलत है। जबकि ऐसी कोई न्यूज़ ना हमारे पीएमओ से आती है, ना आरबीआई से आती है, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री से आती है, लेकिन अखबार में छप जाती है और लोगों को लगता है कि अचानक कुछ नया भूचाल आया है। ठीक है, वो वो थोड़ा सा गलत है। अफवाहों से बचें, रूमर्स से इस्तेमाल बचें, करें। और उससे हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। संबंधित अच्छी असली ऑथेंटिक खबर अगर लेनी हो तो फाउंडर इंडिया देखते रहें। और क्रिप्टो लाइव पे हम इस तरीके की अच्छी खबरें लाते रहते हैं और ऑथेंटिक खबर लाते हैं, तो कभी भी रूमर्स को हम नहीं लाते हैं। सर, इसके आगे बढ़ता हूँ, एक एक छोटा सा विषय थोड़ी देर के लिए टच करना चाहता हूँ बस, कि केवल मुझे ये बताइए कि हमने सुना है ब्लॉकचेन के अंदर में बहुत सारी जनरेशन आई हैं और एक एक करके उसके अंदर में भी अपग्रेडेशन होता चल रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो अपग्रेड होना होगा, उसके अंदर में नई चीजें आनी होंगी। फोर्थ जनरेशन ब्लॉकचेन क्या है और एथ 7 क्या है? सर देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं आपको इन शॉर्ट में थोड़ा सा प्रीवियस जनरेशंस में इनिशिएट करता हूँ। बिटकॉइन जब डेवलपमेंट किया गया था, एग्जैक्टली रातों रात डेवलप नहीं हुआ है, इसके पीछे का भी फंडामेंटल है। अगर इसकी मैं ब्रीफ में जाऊंगा तो 40 इयर्स की पूरी स्टोरी है। काफी टाइम मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया है, काफी लोगों ने शेयर किया है, ऐसा नहीं कि मैंने किया है। बट इन शॉर्ट की बात करें तो जब 2007 में वर्ल्ड बैंक ऊपर था और क्राइसिस आया था, इसका इम्प्लीमेंटेशन फास्ट तरीके से तब लिया गया था। और इसमें एक सीधा सीधा चैलेंज था, जो भी सातोशी नाकामोटो व्यक्ति है या कम्युनिटी है या जो भी व्यक्तित्व है, कि ये सीधे सीधे बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट्स, बड़े बड़े बैंकिंग सिस्टम्स और इन सबको चैलेंज करेगा, तो इसलिए उसको मजबूरन साल भर बाद रिटर्न होना पड़ा। तो यहाँ से ये जो जनरेशन उसने स्टार्टअप की थी, इट इज द फर्स्ट जनरेशन। यहाँ पर बिटकॉइन का और जो अदर करेंसीज यहाँ डेवलप हुई, लाइट कॉइन, डॉगी कॉइन, मोनेरो, एक्सएलएम, लेन कॉइन, तो ये सारी जितनी जनरेशन रही है, ये सब माइनिंग के थ्रू आती थी। इनका सारा डेवलपमेंट उसी से था और केवल पेमेंट ट्रांसफर के लिए आप इसको एज ए पेमेंट की तरह यूज कर सकते थे, वो एक फॉर्मेट था। सेकेंड जनरेशन जहाँ से स्टार्ट हुई, जो इम्प्लीमेंट किया, वो किया था मिखाइल बुतेरिन, जो इथेरियम लेकर आया। तो वहां से उसने माइनिंग प्लस पीओएस, पीओडब्ल्यू एंड पीओएस दोनों कंसेप्ट्स के बीच में स्टार्टअप किया कि आप इसको माइनिंग के थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं और पीओएस के थ्रू भी, मतलब डेवलपर कोड के थ्रू भी आप सर्टेन कॉइन्स को एक क्वांटिटी लेकर मीट कर सकते हैं। तो यहाँ से सेकंड जनरेशन का डेवलपमेंट किया गया। अब जैसे जैसे सेकंड जनरेशन आगे बढ़ती गई, टोकन डेवलप करते गए, अपना डेवलपमेंट होता गया, तो वहां पर एक इशू आने लग गए, जो सबसे बड़ा है कि ट्रैफिक इसके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ा। ट्रैफिक बढ़ने से एक इशू आया, सबसे पहले ट्रांजेक्शन फीस बढ़ने लगी लोगों की, जो आपने जिस पर्पज से बनाई गई कि अगर 10 पैसा फीस लगेगी तो वो 10 रुपये हुई, फिर कब 100 रुपये हुई और कब वो बढ़ के 1000 रुपये तक पहुंच गई। तो वो बहुत बड़ा मेजर इशू था, क्योंकि ब्लॉकचेन पे एवरी कमांड जब भी आप देते हो तो एक ट्रांजेक्शन फीस लगती है, और अगर आपको एक प्रोडक्ट डिजाइन करने में 100 कमांड देने पड़े और 100 बार 100 रुपये फीस देना पड़ा, तो सर आपकी फीस बहुत ज्यादा चली गई इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसका रिजोल्यूशन धीरे धीरे आगे आते गए, तो अपने आप को कुछ ना कुछ ब्लॉक साइज, कुछ उसकी स्पीड, कुछ उसके ट्रांजेक्शन्स को फॉलो करके बढ़ाते चले गए। इसके बाद में थर्ड जनरेशन जहाँ से इम्पैक्ट होती है, वहाँ पर कार्डानो, मैटिक, बीएनबी, ये सारे जो आपके कुछ एक्सचेंजेस हैं, कुछ अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ मल्टीपल सर्विसेज बिजनेस का काम कर रहे हैं, कुछ अपनी ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, ये सब थर्ड जनरेशन के कॉइन्स हैं। इन्होंने इम्प्लीमेंट क्या किया कि अपनी स्केलेबिलिटी जो उसको ट्रांसफर करने की और ट्रांजेक्शन्स को झेलने की क्षमता होती है ब्लॉकचेन की, उसको काफी हद तक बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। जैसे बिटकॉइन 5 से 60 ट्रांजेक्शन कर सकता है,
1 सेकंड के अंदर, तो वो इथेरियम लेके आएगा 25 टू 30 ट्रांजेक्शन। उसके बाद में जितने भी आपके जो थर्ड जनरेशन में है, उनके ट्रांजेक्शन की स्पीड थाउजेंड्स में चली गई। मतलब नंबर ऑफ थाउजेंड्स में 10,000, 15,000, 20,000 में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अभी जो थर्ड जनरेशन का सुपर फास्ट सबसे हाईएस्ट है, वो है सोलोना। सोलोना एक एसओएल फाइल है, उसकी ब्लॉकचेन प्रेजेंट टाइम पे सुपर फास्ट है, जो प्रूवन है। सेकंड पीछे से अभी कार्डानो आ रहा है, जिसका अपनी ओलांजो मतलब प्रूवन हो गया। 70 से इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आने चालू हो जाएंगे, तो लोगों को प्रेजेंट एग्जाम्पल दिखने लगेगा ट्रांजेक्शन और उसकी स्केलेबिलिटी का। तो ये दोनों पैरेलल में सबसे ऊपर में चल रहा है। वैसे और भी कुछ है, व्यक्तियां हैं और भी हैं जिनकी अच्छी मतलब ट्रांजेक्शन स्पीड और स्केलेबिलिटी है। अब यहाँ पर एट प्रेजेंट टाइम पर जितनी पॉपुलेशन अभी आ चुकी है वर्ल्ड वाइड, तो वी आर अबाउट सम 3.5% मतलब इट इज अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो अभी अगर इतना ट्रैफिक है, तो आगे आने वाले अगर 3 से 5 साल के अंदर लॉट ऑफ ट्रैफिक अगर 10% भी ऊपर आता है, इट मीन्स अगर 25% पॉपुलेशन, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स इसके ऊपर ब्लॉकचेन पर आते हैं, तो सर इतने ज़्यादा ट्रांजेक्शंस होंगे कि जितनी भी ब्लॉकचेन्स अभी प्रेजेंट में चल रही हैं, वो उसका लोड नहीं लेगा। उसके लिए उनको या तो अपग्रेड करना पड़ेगा, जैसे इथेरियम अभी कर रहा है, TTS 2.0 भी है, कल उसका हार्ड फॉर्क भी है, उसको अपना जस्टिफाई करेगा, उसके बाद में आगे उस पर काम स्टार्ट हो जाएगा ATS 2.0। तो बेसिक इन समस्याओं से जूझ रहे हैं जो लोग, जो अच्छे लेवल के ब्लॉकचेन पे काम करती हैं, कम्युनिटीज हैं, कंपनीज हैं, तो वो इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। H7 जो ब्लॉकचेन है, वो 4th जनरेशन की ब्लॉकचेन ऑलरेडी स्टार्टअप ही लेकर आई है, और उसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शंस हैं, और उसकी जो ट्रांजेक्शन ट्रांसफर टाइम, ट्रांजेक्शन स्पीड है, वो बहुत फास्ट है। उसमें कुछ चीज़ है जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ ड्यू टू द रीजन ऑफ हैकाथॉन। अभी अगस्त टाइम में हैकाथॉन होना है, उसके बाद में पब्लिकली लाइव आ रहेगा। तो जब ये लाइव आएगा तो एवरीथिंग विल बी ओपन, और उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट टाइम भी आपके पास आता रहूँगा, तो वो बिल्कुल मैं डिस्क्लोज H7 के ऊपर प्रॉपर करूँगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ 4th जनरेशन। मतलब आप ये मान के चलिए, आज की डेट में सारी चीज की जो पावर है ब्लॉकचेन जो फ्यूचर में पहुंचने वाली है, जैसे इंटरनेट जहां जहां पहुंच चुका है, तो सबसे ज्यादा कनेक्टिव है IoT डिवाइस, यानी आपके मोबाइल फोन से आपका फ्रिज भी कनेक्ट है, आपकी टीवी भी कनेक्ट है, आपकी स्मार्ट वॉच भी कनेक्ट है, आपकी A to Z सारी डिवाइसेस कनेक्ट है। इसको IoT कहते हैं। कल का जो फ्यूचर है, ये सब कुछ ब्लॉकचेन पर आता है। तो ब्लॉकचेन के ऊपर अगर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज है, अगर आप उसको मान के चलिए 10 MB का है, और आपकी स्मार्ट वॉच के अंदर जो मेमोरी है वो सर केवल 50 MB है, तो सर कैसे उस पर ऑपरेट करें? दिस इज द वेरी नेसेसरी। ठीक है, बहुत तो शुक्रिया। H7 इसको सॉल्यूशन ये कर रहा है कि वो आपका साइज 10 MB की जगह 180 का हो। ठीक है, तो ये एक बड़ी क्रांति है जिसको कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, और हाइड्रो 7 के अंदर में और ब्लॉकचेन के 4th जनरेशन के साथ में ये सारी जानकारी जो आप अभी कुछ डिस्क्लोज़ कर पा रहे हैं और कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं, तो अगली बार हम कोशिश करेंगे कि फिर आपसे संपर्क करें, और जब आप इसके बारे में और बेहतर तरीके से और बात करने को तैयार होंगे, यानी कि जब आपका सब कुछ तैयार हो चुका होगा, जब आप पब्लिक डोमेन में इसके बारे में चर्चा कर सकते होंगे, तो फिर हम आपके पास एक बार फिर आएँगे, और तब आपसे ज़रूर इस पे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इंटरेस्टिंग, और हम समझ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, ये एक तरीके की क्रांति है, और किस तरीके से चीज़ों को और बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने की, चीज़ों को बहुत ज़्यादा उसकी कैपेसिटी कह लें या उसकी ताकत को बढ़ाने की चीज़ों पे बात कर रहे हैं आप। कैसे अब बहुत ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन बढ़ सकते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ सकती है, और बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ में राहुल जी जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए। आपके पास ज़रूर आगे से फिर से लौट के आएँगे और इस पे और जानकारी लेंगे आपसे अगली बार। फिलहाल दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आज की क्रिप्टो लाइव में इतना ही। कल फिर आपके साथ जुड़ेंगे और किसी नए मेहमान के साथ में कुछ और चर्चा करेंगे। फिलहाल एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे मार्केट लाइव।